हेलो फ्रेंड्स, अशोका ये इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बहुत दिनों के बाद आपसे मिल रहे हैं। दरअसल घर में भी कुछ कार्य ऐसे पड़ गए थे जिस कारण से हम क्लास नहीं ले पा रहे थे, लेकिन आज से हम पुनः फिर से क्लास ले रहे हैं। आज सैटरडे है, आपको पता ही है कि सैटरडे को हम लोग प्रीलिम्स पर फोकस रहते हैं। अब लगभग हम 7 महीने बचे हुए हैं यूपीएससी के, तो हम प्रीलिम्स पर भी ध्यान देंगे और बहुत जल्दी हम इस पर डिटेल एनालिसिस भी लेकर आएंगे यूपीएससी पीवाईक्यू पर। ठीक, बाकी हमारा उत्तर लेखन प्रोग्राम कल से निरंतर चालू हो जाएगा और वो चलता रहेगा मार्च तक। ठीक है, मार्च के बाद हम पीटी पर पूर्णतः फोकस हो जाएंगे। अभी तो हम पीटी पर फोकस रहेंगे ही, लेकिन उस तरफ मतलब मेंस को थोड़ा सा छोड़ देंगे कुछ दिन के लिए, फिर इसके बाद निरंतर फिर से क्लास लेंगे। तो ये चलता रहेगा और जैसे ही आपका प्री निकल जाता है तो मेंस के समय हम इनकी संख्या बढ़ा देंगे। आप ये सोच रहे हो कि अभी ये 10 दिन क्लास नहीं ले रहे हैं, फिर इसको कैसे कंप्लीट कराएंगे, वो मेरी हेडेक है। आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप लोग बस क्लास करते रहिए और मुझे कैसे कराना है वो मुझे पता है। ठीक है, तो आप जो है क्लास करते रहिए जिस तरह से मैं करा रहा हूँ। आप इनको जरूर देखिए, जैसे हिस्ट्री का ये पीवाईक्यू एक नज़र में है, तो इससे क्या होगा कि आपकी पढ़ने की जो रणनीति वो सही दिशा में होगी। आप कुछ भी फालतू नहीं पढ़ेंगे, तो इसको जरूर देखते रहिए, क्योंकि हम इसमें प्रश्नों का चरित्र पर चर्चा करते रहते हैं कि प्रश्न किस तरह के आते हैं और कैसे यूपीएससी प्रश्न पूछता है, किस पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जैसे आप मैंने ये क्वेश्चनों का अध्ययन किया, देखा, तो मुझे यह एहसास हो गया कि ये प्रश्न ऐसे हैं कि इनसे यूपीएससी कुछ शब्दावली को लेकर, जैसे आर्ट एंड कल्चर आप पढ़ते हुए कि ये चर्चा में चल रहा है, मान लो कोई टॉपिक, कोई जो है शब्द चर्चा में है, ठीक, कोई शब्द चर्चा में है, उससे यूपीएससी उस शब्द से संबंधित ट्रेडिशनल नॉलेज को जोड़ करके यूपीएससी प्रश्न बना देगा। ठीक है, तो हमको ये ध्यान देना है। तो सबसे पहले हमारी रणनीति कैसा सिलेबस होता है, तो यूपीएससी ने प्रीलिम्स पर कोई सिलेबस को बहुत ज्यादा डिफाइन नहीं किया, बहुत ज्यादा क्या डिफाइन ही नहीं किया है। आप देख पा रहे हो भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन केवल लिख दिया है बस। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट। ठीक, तो हमको थोड़ा सा मेंस की तरफ भी जाना चाहिए कि मेंस के सिलेबस को भी हम थोड़ा सा देख लें। तो यहाँ पर हमने देखा कि जीएस फर्स्ट में आप जाओगे तो उसमें 3 विषय हैं, इतिहास, भूगोल और भारतीय समाज। ठीक, तो यहाँ पर भारतीय विरासत और संस्कृति की हेडलाइन डाल दी। उसके बाद ये आपका पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर और चौथा नंबर, बाकी 5वां ये है केवल मेंस में आता है, विश्व इतिहास, तो इसको हम छोड़ देंगे। ये 4 नंबर पर हमको थोड़ी सी नजर रखनी है। हालांकि यहाँ पर भी पूर्णतः डिफाइन नहीं है, क्योंकि यूपीएससी के पीवाईक्यू से ही हमें ये पता चल पाता है कि यूपीएससी की डिमांड क्या है, आगे हम कैसे तैयारी करें वो यूपीएससी के पीवाईक्यू से ही हमें पता चल पाता है ज्यादातर। बाकी सिलेबस में थोड़ा बहुत डिफाइन है तो हम उसको देखते रहेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप इसको देख लेना पॉज करके, बाकी मैं पढ़ भी देता हूँ। भारतीय संस्कृति प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की कला के रूप, साहित्य और वास्तुकला के मुख्य पहलू शामिल है। अब इससे संबंधित प्री में भी प्रश्न पूछता है। ठीक है, ये मेंस का तो दिया ही हुआ है, हमें मेंस के सिलेबस को और प्री के सिलेबस दोनों को मिला करके ही पढ़ना पड़ेगा, तभी हमारा प्रीलिम्स भी निकलेगा और मेंस भी निकलेगा। तो हमारी रणनीति हमेशा पढ़ने की ये होनी चाहिए कि प्रीलिम्स और मेंस दोनों पर फोकस रहें। बस ये है कि जब प्रीलिम्स नजदीक हो तो हम प्रीलिम्स पर एक्स्ट्रा फोकस कर लें, और जब मेंस नजदीक हो तो प्रीलिम्स को थोड़ा सा किनारे करके मेंस पर फोकस हो ले। बस इतना है, बाकी पढ़ना हमेशा दोनों को मिलाकर है। नहीं तो आपका प्री निकलेगा तो मेंस नहीं निकलेगा, अब बाकी मेंस तो वैसे भी नहीं निकलेगा जब प्री नहीं निकलेगा तो। ठीक, तो इस तरह से जो है हमें पढ़ना चाहिए। बाकी यहाँ 18वीं सदी के लगभग मध्य से लेकर के वर्तमान समय तक आधुनिक भारतीय इतिहास, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विकास, ये आपका मेंस का है। ठीक, फिर स्वतंत्रता संग्राम, इसके विभिन्न चरण, ठीक, देश के विभिन्न भागों में इसमें अपना योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति, उनका योगदान। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण और पुनर्गठन, कैसे राज्यों का गठन हुआ, ठीक है, विभिन्न संस्थाएं कैसे एक की गई, कौन सी नई नई संस्थाएं बनाई गई, इस तरह से जो एकीकरण हुआ और पुनर्गठन हुआ उन पर हमें ध्यान देना है। ठीक, तो पोस्ट इंडिपेंडेंट पर हमें फोकस रहना है। तो ये सब चीजें हमको पढ़नी है, तो इनसे संबंधित यूपीएससी प्रश्न पूछ लेता है। अब देखिए 7 महीने बचे हुए हैं, तो हमको जो है फोकस रहना है। ठीक, प्रीलिम्स और भी प्रीलिम्स को ध्यान देते रहिए, क्योंकि हिंदी माध्यम का जो है प्रीलिम्स बहुत ज्यादा रुकता है। ठीक है, तो हिंदी माध्यम का ज्यादा से ज्यादा प्रीलिम्स निकले और वो मेंस इंटरव्यू तक पहुंचे, ये हमारा ध्येय है। ठीक, तो अब हम सीधे प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न देखिए कैसे पूछ रहा है। अब क्या कह रहा है, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से। अब बुद्ध के बारे में पूछ लिया कि बुद्ध के जीवन से ये प्रश्न आया। अब आपको ये पता है कि जैसे आपने पढ़ा, आप प्राचीन इतिहास पढ़ रहे होंगे, ठीक, प्राचीन इतिहास में बुद्ध के बारे में पढ़ा, तो बुद्ध ने कहाँ कहाँ अपने उपदेश दिए, कहाँ उनको जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, इस तरह से आप जब पढ़ोगे तो आपको एक तरीके से क्या होगा कि आपको क्षेत्र का भी पता चलता चला जाएगा। फिर वो पूछ रहा है, क्षेत्र पूछ रहा है, कहाँ तक बुद्ध का जीवन से संबंधित वो क्षेत्र थे। तो आप अगर इनमें पढ़ोगे, मैं आंसर यहाँ पर नहीं बताऊंगा, मैं आपको यहाँ पर यह बता रहा हूं कि यूपीएससी ने, भाई 2014 का प्रश्न है, ठीक, अब यूपीएससी ने क्या किया कि आपको जो है उसके क्षेत्र दे दिए। तो आप अगली बार किसी के बारे में पढ़ रहे हो बुद्ध के अलावा, जैसे महावीर के बारे में पढ़ रहे हो, तो आपको यह ध्यान देना है कि महावीर के बारे में भी तो ऐसा प्रश्न बना सकता है यूपीएससी। तो आपको इन सब चीजों पे ध्यान देना। अब यहाँ पर हमको एक क्या मिल गई, कला मिल गई कि यूपीएससी इससे संबंधित प्रश्न बना देता है। अब इसी तरह की और कलाएं यूपीएससी के बारे में पता कर लो कि यूपीएससी और कैसे कैसे प्रश्न बना सकता है। तो बस उन्हीं को ध्यान देना। जब आप कोई टॉपिक पढ़ो तो उन चीजों को अप्लाई करो उस पर।
जैसे आप बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ लिया, चलो यूपीएससी इससे संबंधित प्रश्न दोबारा नहीं बनाएगा, हालांकि 2015 में बनाया उसने सेम टू सेम प्रश्न, ठीक, बनाया। लेकिन क्या है कि यूपीएससी हो सकता है किसी और महान व्यक्तित्व के अंतर्गत ऐसे प्रश्न बना दे, महात्मा गांधी के पे बना दे, हो सकता है, या महावीर पर बना दे कि उनका संबंध किस किस क्षेत्र से था, ठीक है। तो इस तरह से यूपीएससी प्रश्न पूछता है। आप चाहो तो इनके आंसर आप लगाते भी चले जाओ अपने मन से, फिर बाद में चेक कर लेना यूपीएससी के आंसर की से, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो मैं बता रहा हूँ इसको ध्यान रखिए, 2015 में रिपीट किया, हालांकि रिपीट नहीं करता लेकिन सेम टू सेम रिपीट किया यूपीएससी ने, ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि कुछ प्रश्न रिपीट कर जाते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना कि इस तरह से प्रश्न बना सकते हैं जैसे मैंने बताया, ठीक। फिर आगे जाते हैं, ये देखिए 2015 का सवाल है, 2015, हाँ 2015 में यही रिपीट किया, यहाँ लिखा हुआ है ना 2015, मैंने फिर से लगा दिया था इसी तरह से रिपीट किया, सेम टू सेम रिपीट किया, ठीक। फिर क्या है, अब देखिए ये जो शब्दावलियां, इनसे जो यूपीएससी प्रश्न बनाता है कि मध्यकालीन भारत में महत्तर पट्टकिल पदनाम मतलब शब्द किनके लिए प्रयुक्त होते थे। अब आपको पता है तो बता लो, नहीं पता है तो नहीं बता पाओगे, इसमें कॉमन सेंस भी काम नहीं करता है, तो थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और बहुत ज्यादा डीप नॉलेज की अपेक्षा आपसे नहीं कर रहा, नॉर्मल आपको पता होना चाहिए बस किसके बारे में, किस लिए था, ठीक, कि ग्राम मुखिया के लिए था, कि सैन्य अधिकारी के लिए था, वैदिक कर्मकांड के विशेषज्ञ के लिए था, ये शिल्पी श्रेणियों, तो मध्यकाल में पूछा गया तो मध्यकालीन से संबंधित, या प्राचीन काल में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आपको ध्यान देना कि जब हम पढ़ें तो ऐसे शब्दावलियों को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यूपीएससी पीवाईक्यू के द्वारा पूछे गए, तो ऐसी शब्दावलियां यूपीएससी पूछता है, तो शब्दावलियों पर नजर रखनी चाहिए। आप देखिए इस पेपर में 2014 में, और भी आगे मैं दिखाऊंगा कितने मतलब शब्दावलियों से संबंधित कितने प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक। फिर देखिए आगे, अब रेड क्लिफ समिट के बारे में पूछ रहा है, ये तो आपको नॉर्मल पता ही होगा, ठीक। तो ये तो नॉर्मल है, आप बता लोगे कि भारत पाकिस्तान की सीमाओं के लिए पूछा गया है, ठीक है। तो ये तो जानना है, तो रेड क्लिफ समिट के बारे में हल्का सा पढ़ लो, क्योंकि अभी कोई चर्चा नहीं है, कोई वैसी चीज नहीं है, तो इसके बारे में हो सकता ना पूछे। लेकिन आप देख रहे हो कि ये जो पाकिस्तान भारत का पहलगाम को लेकर के युद्ध हुआ, तो हो सकता है कि ऐसी शब्दावलियां यूपीएससी फिर से रिपीट कर दे, ठीक है। तो हो सकता है कि अब की बार कर दे, भारत पाकिस्तान की सीमाओं को निर्धारित करने वाले 2-3 रख देगा, रेड क्लिफ रख देगा, मैकमोहन रख देगा, इस तरह से आंसर रख देगा, मतलब उत्तर रख देगा, कथन आपसे पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा सही है, ठीक। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। फिर आगे, जो और भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्श उक्ति सत्यमेव कहां से ली गई, अब उपनिषद से ली गई है, ठीक। तो कौन सा उपनिषद से ली गई है, तो आपको यह पढ़ना है कि मुंडकोपनिषद से ली गई, मतलब मैं तो आंसर नहीं बता रहा हूं, लेकिन जैसे आपको पता चल गया, तो आप कठोपनिषद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, ऐतरेय उपनिषद के बारे में पढ़ लो, छंदोग्य उपनिषद के बारे में पढ़ लो। तो ये तो आपका सिलेबस ही है, आपको ये पढ़ना ही पड़ता है, तो इन पर ज्यादा फोकस कर लो। यूपीएससी अगली बार इससे संबंधित प्रश्न बना सकता है, दूसरी बार ये बना देगा कि ऐतरेय उपनिषद से बना देगा, छंदोग्य उपनिषद से बना देगा, ये मुंडकोपनिषद रख देगा और पूछ लेगा ये मुंडकोपनिषद से क्या भारत के बारे में ये कथन को रख देगा उत्तर में, फिर पूछ लेगा आपसे। तो आपको ये ध्यान देना है, ठीक। फिर इसमें निम्नलिखित योग में से कौन सा भारतीय षड दर्शन, आपको षड दर्शन पढ़ना है, ठीक। षड दर्शन 6 दर्शन है, उनके बारे में पढ़ना है, इसी को षड दर्शन बोल देते हैं, ठीक। अब इन्हें पूरा कौन सा भाग नहीं है, ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक। 2013 में भी मैंने पीछे चर्चा की, इससे संबंधित प्रश्न बना है। तो आपको पता है ये जैसे मीमांसा और वेदांत, लोकायत, कापालिक, न्यायिक, वैशेषिक, सांख्य, योग, इनके बारे में आपको पढ़ लेना ये, ठीक। फिर इसको षड दर्शन एक तरीके से पूरा आपको ध्यान ही दे लेना कि षड दर्शन होता क्या है, उनके बारे में पढ़ लेना थोड़ा थोड़ा। फिर लोकायत क्या है, आपको चारवाक दर्शन के बारे में थोड़ा देखना है कि वो चारवाक दर्शन क्या षड दर्शन के अंतर्गत आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक। कि हो सकता है यूपीएससी दोबारा षड दर्शन में पूछ लेगा या लोकायत रख देगा, लोकायत दर्शन क्या षड दर्शन का भाग है, इस तरह से यूपीएससी जरूर पूछता है। तो वो कुल मिला के आपको थोड़ी चीजें पढ़नी है और उन्हीं को बार बार रिवीजन करना, क्योंकि आप इनसे दोबारा प्रश्न पूछ लेगा, आपने अगर ध्यान से नहीं पढ़ा है तो रिपीट करेगा प्रश्न, थोड़ा बहुत घुमा करके आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। 2013 में फिर से रिपीट किया था, मतलब पीछे पूछा जा चुका है, 14 में फिर रिपीट किया, ठीक। इस तरह से देखिए। फिर देखिए शब्दावली, पंचायत शब्द, पंचायतन शब्द किससे निर्दिष्ट करता है, ठीक है। तो आपको पता होगा तो ही आप बता पाओगे। अब ये शब्दावली है, इसके बारे में आपसे पूछ लिए, ठीक है। तो ये आपको पता है मंदिर रचना शैली है, ये तो मैं आंसर नहीं बताने जा रहा हूं, लेकिन दिक्कत ये है कि आप इनके बारे में थोड़ा जानो तो जैसे ये नागर शैली, मंदिर निर्माण श्रेणी में आपकी नागर शैली भी आती है जो उत्तर भारत की ओर है, द्रविड़ शैली दक्षिण में, और जो इन दोनों का मिला जुला रूप है वो बेसर शैली में है। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ लेना चाहिए, ठीक। फिर पंचायतन शैली के बारे में इसमें थोड़ा सा पढ़ लो, हो गया आपका उत्तर। आपने पीवाईक्यू भी देख लिया और आपको जानकारी भी मिल गई। अब आप दोबारा रिपीट करेंगे प्रश्न तो आप कर भी लोगे। बाकी आप अपने स्तर से तो जीएस पढ़ ही रहे हो ना, हिस्ट्री तो पढ़ ही रहे हो आप। बाकी यहां पर से क्या होगा कि हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको पीवाईक्यू जरूर देखना चाहिए, मतलब कोई भी विषय आप जीएस का पढ़ रहे हो तो आपको पीवाईक्यू जरूर देखना चाहिए, जिससे क्या होगा कि आपकी दिशा तय हो जाएगी कि किस दिशा में हमको पढ़ना है। फालतू की चीजें आप नहीं पढ़ोगे, ठीक।
चलते हैं आगे। अब देखिए, शक संवत पर आधारित राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर का एक चैत्र ग्रेगोरियन, जो हमारा जो आप जो ग्रेगोरियन कैलेंडर देखते हो, न्यू ईयर मनाते हो 1 जनवरी को, तो ये ग्रेगोरियन कैलेंडर है। ठीक, न्यू ईयर मनाते हो ना 1 जनवरी को, तो ये क्या है आपका ग्रेगोरियन कैलेंडर है। और जो हमारा राष्ट्रीय पंचांग है वो उसमें जो है आपका 22 मार्च से स्टार्ट होता है, मतलब 21 मार्च 22 मार्च से चैत्र से, एक चैत्र से ही हमारा हिंदू कैलेंडर या राष्ट्रीय पंचांग कैलेंडर स्टार्ट होता है। तो इसके बारे में थोड़ा सा, जो पंचांग कैलेंडर होते हैं उनके बारे में थोड़ा देख लो, शक संवत वगैरह के बारे में थोड़ा सा जान लो। ठीक है, तो ये सब जानना थोड़ा सा, ग्रेगोरियन कैलेंडर क्या होता है, ये सामान्य चीजें हैं, तो थोड़ा सा पढ़ोगे, थोड़ा सा नजर रखोगे तो हो जाएगा आपसे। ठीक, फिर यहाँ पर देखिए, स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन। अब आपको अधिवेशन, जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए हैं 1885 से लेकर के जब तक होते रहे 1947 तक, ठीक, तो आपको ये अधिवेशन के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी कि उसका अध्यक्ष कौन था, कहाँ हुआ था। यूपीएससी इससे संबंधित प्रश्न पूछ लेता है, विवाद पूछ लेता है कि इनके बीच में कहाँ पर, जैसे 1916 में विवाद हुआ। ठीक, थोड़ा बहुत मतलब देखते रहिए, लखनऊ अधिवेशन हुआ, वहां पर कौन लोग मिले, गरम दल नरम दल मिले, है ना, तो इस तरह से कब विभाजित हुए, कब अलग अलग हो गए थे, कब जाकर के मिले, तो इससे संबंधित यूपीएससी प्रश्न घुमा घुमा के पूछ लेता है। और मेंस में भी इससे संबंधित, मेंस का भी जो है पार्ट इससे संबंधित प्रश्न पूछ लेता है, तो इनको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो आपको कांग्रेस के जो अधिवेशन है वो उन पर थोड़ी नजर रखनी है। ठीक, क्योंकि यूपीएससी फिर रिपीट करेगा, तो आपको ऐसे ही पढ़ना है। फिर आगे देखिए, 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल का विभाजन कब तक रहा, तो आपको ये ध्यान रखना। अभी यहीं पर जैसे आपने 1885 के जब कांग्रेस का अधिवेशन पढ़ोगे तो बीच बीच में ये सब भी तो जानकारी हमको प्राप्त होती रहेगी, तो जब आप पढ़ोगे तो ये सब चीजें मिलेंगी, तो आपको इतिहास पढ़ना है। ठीक, ध्यान से। फिर आपके गदर क्या थी, पार्टी थी, क्या थी, 2022 में भी यूपीएससी ने रिपीट किया, इसीलिए मैंने नोट कर दिया। ठीक, अब ये क्या था, अब ये चीजें आपको पढ़ो कि एक क्रांतिकारी संघ था क्या, जिसका कार्यालय सैन फ्रांसिस्को में था, क्या था। फिर राष्ट्रीय संगठन था जो सिंगापुर से संचालित होता था, एक उग्रवादी संगठन था। देखिए, उग्रवादी कह रहा है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्र यूपीएससी प्रश्न पूछ रहा है तो उग्रवादी कैसे बना देगा उनको, संगठनों को। और भारत के संगठन थे, स्वतंत्रता आंदोलन में भाग ले रहे थे, तो थोड़ा सा इन शब्दावलियों को थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक, आगे चलते हैं। फिर ये देखिए, आर्ट एंड कल्चर, सत्रिया नृत्य के बारे में पूछ लिया, ये क्या है, तो आपको थोड़ा सा इसके बारे में सर्च करना है। ठीक, पढ़ना है इसके बारे में। तो आर्ट एंड कल्चर में ऐसे जैसे आप पढ़ रहे हो, आप कोई भी मैगजीन पढ़ते हो उसमें आर्ट एंड कल्चर से कोई अपडेशन आता रहता है, तो आपको पढ़ना, जैसे कोई नृत्य आ गया तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, उसका बेसिक जाके पढ़ लो। हालांकि मैगजीन में, कुछ मैगजीन में दिया रहता है बेसिक, कुछ में ज्यादा अंदर से नहीं दिया है, तो उसको जाकर के अपने आर्ट एंड कल्चर की पुस्तक खोलो, उस पर देख लो। ठीक, फिर देखिए क्या पूछ रहा है, कथन दे रहा है, किससे संबंधित है, बुद्ध के बारे में है। फिर इसके बाद विष्णु के वराह अवतार, इस तरह से। फिर विशाल गोलास्मो उत्कीर्ण, मतलब मैं पूरा नहीं पढ़ूंगा, आपको बता रहा हूं कि इससे संबंधित, क्योंकि कुछ भी आपको जानकारी है तो यूपीएससी उससे संबंधित प्रश्न मिलाने को बोल देगा, मतलब आपका नॉलेज चेक हो जाता है यहाँ पर। ज्यादा नहीं, नॉलेज के साथ साथ कॉमन सेंस भी अप्लाई होता है, ऐसा नहीं कि पूर्णतः नॉलेज बेस ही यूपीएससी प्रश्न बनाता है। तो ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है और कोशिश करना करने की ज्यादा से ज्यादा। तो जब आप जीएस पढ़ रहे होगे, हिस्ट्री पढ़ रहे होगे, तो आपका दिमाग इन सब चीजों पर जाना चाहिए। ठीक, यूपीएससी के प्रश्न इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ पीवाईक्यू को। फिर यहाँ पर फिर वही चीज पूछी गई कि आप ये पढ़ रहे हो कि टाबो मत मंदिर संकुल कहाँ पर है, लासो लखांग मंदिर ये कहाँ पर है, अलवी मंदिर संकुल ये कहाँ पर है, तो ये आप मिला, तो अभी तो मैं बता दूंगा कि आपको बिल्कुल सही से सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन ये कहाँ पर है, क्या है, तो जब आप पढ़ोगे इन सब चीजों को तब समझ में आएगा। तो आप जाकर के पहले बुद्ध काल के बारे में आप देखिए, फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का, बौद्ध और जैन, इनको जाकर के आज पढ़ना। जब आप अच्छे से पढ़ लोगे तो ये प्रश्न आपसे हो जाएंगे। पीवाईक्यू आप करते रहिए, अब यहां से मैं जैसे कराता रहूंगा सब्जेक्ट वाइज, बाकी आप कभी कभी संडे को यूपीएससी के ही पीवाईक्यू उठा लो 2025 से उल्टा, फिर 2024 का करो 10 पूरे 100 क्वेश्चन, फिर 2024 का किया, फिर उसके बाद 2023 का कर लो। इस तरह से आपको प्रश्न करना है, करते जाओगे तो आपका होता चला जाएगा। फिर देखिए, ये मोहिनीअट्टम, यक्षगान, गरबा ये क्या है और कहाँ के नृत्य हैं, इनको मिलाना है आपको। ठीक, आराम से मिला लोगे, थोड़ा सा पढ़ते रहो। ये छोटी छोटी चीजें, ये तो लूसेंट में भी है, तो लूसेंट को भी आप पढ़ सकते हो। कभी कभी जब आपको रिवीजन करना, जैसे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, तो आप लूसेंट उठाया और वन लाइनर है उसके इतिहास के एक पार्ट को उठाया, 2 दिन में 1 दिन में उसको समाप्त कर दो, आपका रिवीजन हो गया। फिर देखिए, भारतीय संस्कृति एवं परंपरा में कलारी पयट्टू, फिर शब्दावली पूछी। अब देखिए कितना रिपीट कर रहा है शब्दावली। अब आप इसको पढ़िए, ये क्या चीज है, इसके बारे में सर्च करो, पढ़ो। ठीक है, आपको पता चलेगा कि मार्शल आर्ट की एक कला है। अब ये कला कब स्टार्ट हुई, कब क्या हुआ,
तो इतना आपको शब्दावली पे ध्यान रखना है कि आप जब भी कोई जीएस का कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, जीएस पढ़ रहे हो या हिस्ट्री पढ़ रहे हो, भूगोल पढ़ रहे हो, तो आपको ये शब्दावली इस तरह की जो अलग चीज लगे तो आपको समझ में आ जानी चाहिए। जब ये बार बार आप देखोगे पीवाईक्यू तब समझ में आएगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा कि आपको लगेगा अरे यार ये तो देखने को बोल रहे हैं। ठीक, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा 1858 का उद्देश्य क्या था? अब आप जब आधुनिक भारत पढ़ोगे तो ये बेसिक चीजें हैं, वहां पर पता चल जाएंगे उनका मतलब क्या था कहने का। अब आप पढ़ोगे तो इनके बारे में आपको पता चल जाएगा। फिर मांगनियार के नाम से जाना जाने वाले लोगों का समुदाय, फिर ये शब्दावली आई मांगनियार। अब आप पता होगा कि ये सब चीजें ये शब्दावली हैं, तो आप करंट में चल रहा है, ये कुछ ऐसी टॉपिक चल रही है तो आपको दिमाग लगाना चाहिए कि हाँ, जैसे उत्तर पूर्वी में मैतेई और कुकी समुदाय के बीच में झड़प चल रही थी, तो उनके संबंधित जो कला और संस्कृति काफी चर्चा में थी, तो उससे संबंधित यूपीएससी हो सकता है प्रश्न बना दे, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर अब देखिए बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन, आपको पता है बीजक कबीर का है, कबीर जी का है, तो आप पहले तो इसी को हटा दोगे, अब प्रश्न करा दूंगा मैं, हो जाएगा। लेकिन अब इनके बारे में पढ़ो, बीजक के बारे में आपको कबीर के बारे में पता है, कबीर के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, फिर संत दादू दयाल के बारे में पूछ लो। अब यूपीएससी क्या पूछता है, समकालीन पूछ लेता है कि दादू दयाल के समकालीन कौन था। आगे मैं दिखाऊंगा प्रश्न कैसे मतलब कि समकालीन पूछ लेता है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है कि किसी और शासक के अकबर के समकालीन कौन था पूछ लेगा, कोई महान व्यक्ति है उसके बारे में पूछ लेगा कि उनके समकालीन कौन था। अब यूपीएससी क्या करता है कि भक्ति और सूफी आंदोलन से अक्सर प्रश्न बना लेता है, तो इसके बारे में पढ़ना। 2013 मैंने कराया था दादू दयाल से संबंधित फिर से प्रश्न, 2014 में पूछ लिए जो मैं आज करा रहा हूं, और 2013 में मैंने कराया ही था पिछले क्वेश्चन में, पिछले उसमें। फिर इसके बाद अब ये देखिए ये नगर पूछ रहा है। अब यूपीएससी ने इससे संबंधित 2018 में प्रश्न रिपीट किया था, मतलब कोई शब्द दे देता है, कोई नगर दे देगा, उसको मिलाना, मतलब कि 2018-19 में पूछा था पोर्ट के बारे में कि यहाँ पर जो पोर्ट है, ये पोर्ट नाम दे दिया था कहाँ कहाँ पर है, और एक अंदर दे देगा, जैसे घंटसाल वगैरह का आपका नाम सुना होगा इस तरह से। अब ये पूछ रहा है उपरोक्त में से पारंपरिक साड़ी या वस्त्र उत्पादन के लिए विख्यात है, अब इनमें से कौन वस्त्र उत्पादन के लिए जो है उत्पादन के लिए विख्यात है। आपको पता कांचीपुरम की साड़ी बहुत ज्यादा फेमस है, तो इस तरह के प्रश्न तो मैं करा दूंगा, आप कर लोगे, लेकिन आपको कैसे करना है आप इस पर ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो इस तरह से आपको ये पीवाईक्यू देख करके आपको एक तरफ ध्यान ये देना है कि ये सब चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। पीवाईक्यू देख करके बार बार हमें पता चल जाए कि हमारी दिशा क्या होनी चाहिए। फिर देखिए फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना, ये क्या था, यूपीएससी ने 2018 में फिर रिपीट किया, ये देखो मैंने लिख दिया है, इसी संबंधित प्रश्न। ठीक, तो ये आपको जो है ये शब्दावलियां हैं, यूपीएससी इसी शब्दावली से घुमा घुमा के प्रश्न पूछता है। तो आप जब भी पढ़ें, मध्यकाल का इतिहास पढ़ें या प्राचीन काल का इतिहास पढ़ें, तो ये पीवाईक्यू देख करके ही पढ़ें, तभी आपको दिशा तय हो पाएगी। ठीक है, तो इस तरह से करते हैं दोस्तों। आज 20 प्रश्न ही 2014 में पूछे गए थे, इसका वेटेज इतिहास का बहुत ज्यादा है, तो आपको ध्यान रखना है। और मैं कुछ दिन के अंदर 1-2 दिन के अंतर्गत मैं आपको कुछ लिस्ट दे दूंगा, केवल आपको उसी लिस्ट को पढ़ना है और उसी संबंधित टॉपिक वाइज घटना चक्र से या किसी और टॉपिक, किसी और पुस्तक से जो टॉपिक वाइज जो है पीवाईक्यू दिए हो या प्रश्न एमसीक्यू दिए हो, उससे आप रिपीट कर सकते हो। ठीक, और मतलब प्रैक्टिस कर सकते हो, रिपीट कह रहा हूँ, प्रैक्टिस कर सकते हो। इसी तरह से आप करोगे तो यूपीएससी आपका प्री रुकेगा नहीं, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, तो यहीं तक रखते हो दोस्तों, धन्यवाद।